हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाउट एक्सपर्ट। हमारा क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी है वो पहले उसको देख लें, तभी इस पार्ट को कंटिन्यू करें। बिकॉज जो आपका चैप्टर है वो एनसीईआरटी के सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपको पहले बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तभी आप इस पार्ट को देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंडली, अभी तक हमने देखा है कि ओम्स लॉ हमने कवर कर लिया है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, सर्किट डायग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड करंट, ये सब हम कवर करके यहाँ तक आ गए हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि कैसे जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको याद दिला दूं कि एक मैंने लास्ट अपनी क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, on what factors on what factors does the resistance of a conductor depend, कि जो रेसिस्टेंस है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सही, एक हमारे स्टूडेंट है नितिन 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 मुकेश, हाँ नितिन मुकेश, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ही आंसर्ड कि मैम, जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टिविटी, वो लेंथ पे एंड एरिया पे डिपेंड करता है, कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है एंड इनवर्सली एरिया पे डिपेंड करता है। एंड ही सेज कि मैम फिर हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसे हम रो दिखाते हैं और उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। बिल्कुल वेरी गुड नितिन मुकेश, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और जी हाँ, रेसिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है और इनवर्सली एरिया पे। और हमने जो है इसका ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाया था कि कैसे एरिया को डबल करने पे रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसके बाद है पिंकी। पिंकी, इन्होंने एक और क्वेश्चन हमने पूछा था कि हाँ ये वाला, तो इन्होंने इसका भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। इन्होंने इन्होंने बोला है कि मैम हमने 220/100 रखा है कि I इज इक्वल टू 220/100, है ना, तो हमारा जो है 2.2 एम्पियर करंट आया है। तो पिंकी जी बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, गुड आपको मिलता है कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और आपने जो हमें अपना आंसर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के भेजा है वो बिल्कुल ठीक है, मैंने वहां पे मार्क भी कर दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है। और भी कुछ बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ डाउट्स था। ये आंसर तो मोस्टली सबका सही आया है। इसका मतलब यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कोई भी बच्चा हमारे चैनल से जो जुड़ा हुआ है, जो हमारी क्लासेस ले रहा है, वो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज लगभग जितने मेरे पास आंसर आए उसमें 99.9% तक आंसर सबके बिल्कुल ठीक थे। तो ये आपका जो है बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये V इज इक्वल टू आई आर ही होता है पिंकी जी, और I इज इक्वल टू वी वाई आर हुआ, तो हमने वोल्टेज ऊपर रख दी और R हमने नीचे रख दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ये वाला, कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि आप अपने वर्डिंग्स में, कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे, ये आपने लिख के दिखाना है। बिकॉज देखो, समझना एक अलग चीज होती है कि आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बट अगर आप उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, देन एग्जामिनर आपको कैसे आंसर दे देगा, है ना। तो एग्जामिनर से अगर आपको आंसर लेने हैं तो प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। तो इसके बहुत सारे बच्चों ने हमें, कुछ ने टेलीग्राम चैनल पे भेजे और कुछ ने हमें व्हाट्सएप किए थे, तो बहुत अच्छे आंसर व्हाट्सएप किए हैं। उसमें से एक सबसे अच्छा जो आंसर है वो है श्रुति का। श्रुति जी हैं, श्रुति ने बहुत ही अच्छा आंसर किया है, तो वेरी गुड श्रुति, आपने बहुत अच्छे से लिख के बताया। ऑल्दो मैंने इस क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन किया है, तो इनको भी मैं गुड मार्क करती हूँ। इसके अलावा और भी काफी सारे बच्चों ने आंसर किए हैं, बट ये जो आंसर है ये सबसे बेस्ट है। चलिए, अब आपके पुराने सारे आंसर, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हमने पढ़ लिया है कि रेसिस्टेंस क्या होते हैं, है ना, सभी ने पढ़ लिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का वो कैसे होता है, कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं, है ना। अगर आप अपना एनसीईआरटी में देख रहे हैं तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को क्या नाम दिया गया है, मैं वही नाम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि उससे ना आपको समझने में इजी हो जाएगा।
क्या होगा कि हमें समझ में आ रहा है, हाँ मैम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही है तो मुझे समझ में आ रहा है। उसमें एक 12.6 है, उसमें दिया हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टेंस ऑफ ए, जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड, हाँ, रेसिस्टेंस फॉर अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो एक सिस्टम है उसके जो रेसिस्टेंस है उनका आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाँ जी, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ओके ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हमारा सिस्टम कैसे तैयार होगा, सिस्टम हमारा रेसिस्टेंस का दो तरह से, जो अगर हम आपको नॉर्मल अपने इसमें बताएं, कॉम्बिनेशन होता है। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? ऑफ रेसिस्टर्स का। ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और अच्छे मार्क्स में आता है। तो जो दो तरह से हम रेसिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो अभी जो इसकी फर्स्ट क्लास थी इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें जब मैंने अमीटर और वोल्ट मीटर की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज में कनेक्ट होता है, एक पैरेलल में। लेकिन उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बोल दिया था, अभी आप होल्ड करके रखिए, बिकॉज जब हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे तब आप समझेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो वही चीज है, अब हम वो टॉपिक यहाँ पे समझेंगे, तो इससे आपको अमीटर भी क्लियर हो जाएगा और वोल्ट मीटर भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम बोलते हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी पे जाएंगे वहां पे मेंशन है रेसिस्टर्स इन सीरीज। जो रेसिस्टर्स हैं वो किस में है? सीरीज में है, तो उसको उन्होंने बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन। जब रेसिस्टर्स को किस में करते हैं? सीरीज में, तो क्या बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज होता क्या है, ठीक है, ये आपको मेन देखना है कि सीरीज क्या होता है। सीरीज का मतलब है एक लाइन। अगर हम इस वर्डिंग से समझें तो सीरीज क्या होता है? एक लाइन होती है। ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा रेसिस्टर है, ठीक, इसका रेसिस्टेंस आर है, ये क्या है? रेसिस्टर है, और इसका रेसिस्टेंस आर है। अब अगर मान लीजिए आपके पास तीन रेसिस्टर्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, लेट अस एज्यूम, क्योंकि इसका डेरिवेशन आ जाता है, तो लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। लेट अस एज्यूम वी हैव थ्री रेसिस्टर्स। कितने रेसिस्टर्स हैं? थ्री रेसिस्टर्स, ठीक, थ्री रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in are connected in सीरीज। किस में कनेक्ट हो रहे हैं? सीरीज में। तो जब वो सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो उस कितना ड्राइंग हम लिखते हैं, ड्राइंग करंट आई। अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूं समझने के लिए, कैसे क्या वो हम अभी सब बताएंगे, ठीक। अब देखिए, आप समझिए, डायग्राम बनाते हैं। ये तीन रेसिस्टर हैं, एक, दो और तीसरा है तीन। हमने ये एक लाइन में क्यों कनेक्ट करे? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज का मतलब होता है लाइन, और पैरेलल का मतलब क्या होता है? अगर आप सीरीज का मतलब हो गया एक लाइन और पैरेलल का मतलब हो गया ऐसे, है ना, एक दूसरी लाइन, जैसे कि हमारी रेलवे लाइन है, वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है ना, ऐसे मिलती है। एक लाइन में हमने तीनों को कनेक्ट कर दिया। इसका नंबर R1 है रेसिस्टेंस, इसका R2 है और इसका R3 है। ये हमने इसमें कनेक्ट करा है। अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे एक अमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये सोर्स है वो हमने कनेक्ट किया है वोल्टेज। ये हमारी बैटरी लग गई। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहा जाता है? बैटरी। और यहाँ पे ये जो डॉट ये है, ये की है, और इसमें आप देख रहे हैं एक से ज्यादा सेल है, इसलिए ये बैटरी हो गई और इसकी वोल्टेज क्या हो गई है? V, ठीक। अब यहां से हमारा करंट ड्रॉ होगा। करंट निकला, करंट क्या है? I है,
अब विजिबल है। आई है हमारा करंट, वो फ्लो होते हुए यहाँ गया। अब ये तीनों रेसिस्टेंस लाइन से एक दूसरे से कनेक्ट है, तीनों रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसमें जो है करंट सब में सेम फ्लो होगा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कि जब सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, चाहे वो तीन हो या फिर इंफिनिटी हो, कितने भी रेसिस्टेंस हो कि R1 से लेके R इनफाइनाइट तक आप कनेक्ट कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, कितने भी करें, सब में क्या होगा, करंट सेम फ्लो होगा। तो करंट इसमें सेम गया। क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, क्या बदला, जो बदल रहा है वो है वोल्टेज। क्या बदल रहा है, वोल्टेज। अगर मैं इनको नीचे लिख दूं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। ये है R1, ये है R2, ये है R3, और ये जो वोल्टेज है यहाँ पे पहुंची है V1 R1 पे, इस पे है V2 और इस पे है हमारी V3। समझ में आ गया है, वोल्टेज क्या हो गई है, तीनों में अलग अलग हो गई है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज यहां से V निकली थी और यहां जाके हो गई है V1 इस पे, V2 इस पे, V3 इस पे, यानी कि तीनों अलग अलग वोल्टेज ड्राइव कर रहे हैं, जबकि करंट क्या है, तीनों में सेम है। करंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो अगर हम देखें वोल्टेज क्या हो रही है, V निकली और पूरे सर्किट में क्या पहुंची, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर सपोज करो ये 3 से ज्यादा है तो जितने भी हैं उतने, बट अभी हम 3 लेके चल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 3 का लिया। और हम 3 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 3 का ही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इस वजह से, और हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखेंगे फिर से ओम्स लॉ तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, वो जाके आप क्लास सबसे पहले देख के आइए, हर चीज में ओम्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो बच्चे नए हैं और अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे शेयर कर दें, क्योंकि जैसे ही क्लास अपलोड होगी फिर आपको तुरंत पता लग जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, हम पूरे, चाहे वो मैथ्स हो या फिर साइंस हो, पूरे सिलेबस को बिल्कुल डिटेल्ड में पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो आपको अपने पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप अपने घर पे बैठिए और हमारी क्लासेस को एंजॉय कीजिए। तो V इज इक्वल टू क्या है, IR है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आप यहां लिख रहे हैं IR, यहां पे क्या है, IR1। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप I1 भी लिखते हैं तो क्या है, I1 I2 I3 तीनों ही क्या है, सेम है, इसलिए I है, तीनों में ही सेम करंट जा रहा है, क्योंकि क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से तीनों में करंट सेम है, IR1 IR2 प्लस IR3। क्लियर हो गया है। अब आप यहां से आई आपने कॉमन ले लिया, बेसिक मैथ्स है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां पे भी क्या है, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बन के आया, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तीनों का सम, जितने भी रेसिस्टेंस है इस जो सर्किट का। अगर आपसे पूरा सर्किट का, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए। अगर आपसे इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो आप देख रहे हैं तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका जो रेसिस्टेंस होगा वो तीनों का सम हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि मान लीजिए जो रेसिस्टेंस है वो 3 ना होके कितने, इनफाइनाइट है, तो अब क्या होगा, है ना। अगर हम देखें कि सम ऑफ, लेट मी इरेज, रुको, हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें कि रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट हैविंग हैविंग एन रेसिस्टर्स, कितने रेसिस्टर्स है, एन, हमें नहीं पता एन कितने भी हो सकते हैं। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू RN। RN हमारा 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, और 10 भी हो सकता है, कितने भी रेसिस्टेंस होंगे तो वो हमारे एक साथ सीरीज में कनेक्ट होते जाएंगे, और जो टोटल रेसिस्टेंस होगा उस सर्किट का वो उन सब का सम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के डायग्राम से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक मिनट के लिए मैं यहाँ दिखा देती हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन से आपको ये जो चीज है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि तीनों हमारे रेसिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, अगर आप पूछ रहे हैं कि मैम अगर 5 रेसिस्टेंस होंगे तो 5 रेसिस्टेंस होंगे तो भी क्या प्रॉब्लम है, 2
5 रेसिस्टर आपके कनेक्टेड है। बेटा ये रेसिस्टर होते हैं और जो इनके अंदर होता है वो इनका रेसिस्टेंस होता है। देखो ये हो गया R1 रेसिस्टेंस, R2, R3, R4, R5, कर दिया हमने पांचों को कनेक्ट। ये लगा दी हमने बैटरी, ये लगा दी हमने की, और ये लगा दिया एमीटर। अगर नीडेड है, अगर आपसे लिखा गया, आप नहीं भी लगाएंगे सर्किट डायग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। ये हमारा आई गया, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और सब पे, हाँ सब पे, इस पे V1 होगा, इस पे V2 होगा, और इस पे हमारा क्या होगा, V3 होगा, इस पे V4 होगा, और इस पे V5 होगा। क्लियर। सब पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। क्या है, सीरीज में। अगर हमारे जो रेसिस्टर्स किस में कनेक्ट करे गए हैं, सीरीज में, तो हमारा क्या आ रहा है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। हम आगे मूव करें। ठीक है, चलो उससे पहले आपको एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है 12.7। 12.6 तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए। 12.7 जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में, उसमें वो क्या कह रहा है कि अ इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। इन्होंने क्या किया है, एक आपको फिगर दी है, ये दिया हुआ है सर्किट डायग्राम, ये है, और इसमें इन्होंने एक लगा दिया है बल्ब। ये लग गया, एक रेसिस्टर लग रहा है जिसका है 4 ओम, और एक बल्ब लग रहा है जिसका जो रेसिस्टेंस एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम। जो ये इलेक्ट्रिक लैंप है इसका 20 ओम है। इसके बाद पहले मैं इनकी फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये इन्होंने फिगर जो सर्किट है वो ये दिया हुआ है। ओके, ये हो गया। यहाँ पे इन्होंने एक अमीटर लगाया हुआ है, प्लस माइनस। हाँ, बुक खोल लीजिए, देख लीजिए। जो बच्चे बुक ओपन करके बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको सब यहीं पे बता दूंगी। तो ये इन्होंने हमें सर्किट डायग्राम दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है, ये जो लैंप लगा हुआ है, ये हमारा 20 ओम का लगा हुआ है, और जो एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक कंडक्टर लगा हुआ है, वो है 4 ओम का, और ये कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से। ये जो बैटरी है इसकी पावर है 6 वोल्ट की। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। आपके जो एग्जाम है, एग्जाम में ऐसे ही सर्किट डायग्राम आएंगे, और उसमें आपको खुद से समझना है कौन सा कॉम्बिनेशन है और कैसे कैलकुलेट होगा। तो इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब इस सर्किट का हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखिए, यहां से करंट हमारा आई फ्लो हुआ, वही यहाँ पे गया, और वही यहाँ पे गया, और वही चला गया यहाँ पे। कहीं भी करंट आपका डिवाइड नहीं हुआ, सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में। तो आप लिखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज की। रेसिस्टेंस एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हमें पता है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो सर्किट का जो रेसिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें कनेक्ट है, ये R1 है और ये R2 है, दो कनेक्टेड है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, टोटल क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू Rn। यहाँ पे दो है तो R1 प्लस R2 हो गया। R1 कितना है 4 और R2 कितना है 20। तो जो टोटल रेसिस्टेंस हो गया है इस सर्किट का वो कितना हो गया है, 24 ओम। कितना हो गया है, 24 ओम। क्लियर। फिर इन्होंने इसका बी पार्ट भी दिया है सेम सर्किट के लिए। सेम सर्किट का बी पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। क्या कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू द सर्किट। जो सर्किट है उसमें आपको करंट कैलकुलेट करना है। हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस आ गया है, हमारे पास वोल्टेज भी है। टोटल रेसिस्टेंस कितना है 24 ओम, वोल्टेज हमें कितनी दी है 6 वोल्ट। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो दोनों में सेम रहेगा, जितना इसमें है उतना ही इसमें है। तो हम टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल टू आई आर है। V हमारा, अब हमें क्या निकालना है, आई इज इक्वल टू V बाई आर। V हमारा 6 है, R हमारा 24 है। तो क्या हो गया, 1/4 हो गया। 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। कितना करंट हो गया इस सर्किट का, 0.25 एम्पियर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, अगर डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा ये पूछ रहे हैं, अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नहीं नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे भाई, जगह नहीं बचेगी फिर आप परेशान होंगे।
पोटेंशियल डिफरेंट आपको क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप। जो लैंप है ना उसके अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंड कंडक्टर। अच्छा, दोनों के में ही करना है, लैंप में भी और कंडक्टर में भी। क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो करंट तो दोनों में सेम जा रहा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V2 होगा। पोटेंशियल सीरीज में जब लगते हैं तो पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लैंप की, यानी कि V अक्रॉस, इसको हम V1 मान लेते हैं, V2 है ना ये हमारा, ठीक है, हाँ, V अक्रॉस लैंप में हमें कैलकुलेट करना है। तो V2 क्या होगा? I तो सेम है। I कितना है? I हमारा आया था 0.25 और R2 इन्होंने कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 20, R2 20 है, तो इंटू 20 यानी कि 1/4 इंटू 20, 4 5 20, तो V2 आ गया हमारा 5 वोल्ट। कितना आया? 5 वोल्ट। किसके अक्रॉस में है ये? लैंप के। अब अगर ये कहता है कि अब ये V1 कर दो अक्रॉस कंडक्टर, तो कंडक्टर के अक्रॉस में अगर ये कह रहा है तो V1 इज इक्वल टू हो गया I R1 है। तो I हमारा फिर से सेम है, मैं 1/4 रख लेती हूँ और R1 कितना है? देख के आ जाओ, R1 है 4 ओम। अच्छा नहीं दिखा, एक मिनट, जब कोशिश करो ना कुछ इधर उधर करने की तो ये बहुत फ्लिकर होता है। हाँ, तो कितना है? 4 ओम है R1, तो हम इसमें क्या रखेंगे? 4 ओम इंटू 4, तो इज इक्वल टू कितना आया? 1 एम्पियर। आप इस चीज को ना ऐसे भी देख सकते थे, हमने देखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 था। अब यहाँ पे हमारे पास V1 नहीं है बट V है 6 और V2 हमारा 5 था, ये 5 कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ से V1 6 माइनस 5 यानी कि 1 वोल्ट यहाँ से भी आ सकता था। अच्छा, मैंने ये एम्पियर लिख दिया, चलो ये तो पता चला कम से कम इस मेथड से बताने से। तो हाँ सॉरी, दिस इज वोल्ट। अगर कहीं भी बाय मिस्टेक कोई यूनिट हम गलत लिख देते हैं तो आप समझ जाइए, बिकॉज सारा आपको बताया गया है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ हो भी जाती है मिस्टेक्स, हम भी ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो बी हमारा यहाँ पे देखो, टोटल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दो मेथड हो गए हैं बी कैलकुलेट करने के, एक ये और एक ये। क्लियर है? आपको प्रॉब्लम नंबर 12.7 क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। इस बार हमें रेसिस्टर्स को किस में कनेक्ट करना है? पैरेलल में। अभी हमने सीरीज में किया था, दो तरह के कॉम्बिनेशन बताए गए थे, सीरीज में हमने कर लिया, अब हमें करना है पैरेलल में। अब ध्यान से देखिए, पैरेलल जब हमें पता है पैरेलल लाइंस ऐसे चलती हैं, तो पैरेलल में ऐसे ही कनेक्ट होगा। अगर हम एज्यूम करें, लेट अस एज्यूम 3, फिर से 3 रेसिस्टर्स having resistance R1, R2, R3 are connected in parallel, having current या ड्रॉइंग करंट, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, I1, I2, I3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन ठीक है, अब क्या है? 3 रेसिस्टर लिए, फिर से आप n नंबर भी ले सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है? तीसरा है। ठीक, अगर हम इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को, कोई इशू नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करती हूँ, वही सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया, ये हमारी लग गई यहाँ पे बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये हमने की लगा दी है, देन ये हमने अमीटर लगा दिया है, देन उसके बाद ये हमारा लग गया है ऐसे, कंबाइन हो गया। अब करंट हमारा इधर से गया, ये आई गया, इसमें देखो अब जैसे ही ये इस पॉइंट पे आई पहुंचा, कलर चेंज, जैसे ही इस पॉइंट पे आई पहुंचा, यहां से उसके पास 3 रास्ते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, 3 रास्ते हैं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि एक ही रास्ता है, उसके पास
तीन रास्ते हैं, तो क्या करेगा, यहां जाके आई डिवाइड हो जाएगा तीन पार्ट में। यहाँ पे चला गया I1, यहाँ चला गया I2 और यहाँ चला गया I3। आप देख रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम गया था, लेकिन पैरेलल में जाते ही करंट क्या हो गया है, सब में डिवाइड हो गया। और जबकि जो वोल्टेज है, वोल्टेज इन तीनों के पैरेलल में यही लगा हुआ है ना। देखो चारों चीजें पैरेलल में आपको समझ में आ रही होंगी। कौन कौन सी, ये और ये। तो वोल्टेज सब पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, V ही रहेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, करंट, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज। तो आपने समझ लिया करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे तीनों में चला गया। और जो I है, I क्या बन गया है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बन चुका है I। तीनों को जोड़ के यहाँ पॉइंट पे तीनों को जोड़ के टोटल करंट आ रहा है, ये हो रहा है हमारा टोटल करंट। फिर से अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम फिर से ओम्स लॉ देखें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू होगा V बाय आर। तो यहां हमने रख दिया V बाय आर, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। अब चूंकि V1 इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V, क्योंकि ये तीनों किस में है, पैरेलल में है ना। एज मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन आ जाता है कि ड्राइव द टोटल रेसिस्टर ऑफ ए सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एज कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल। ठीक, ये हो गया। पैरेलल की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप सही कर लें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बार बार टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, लंबी हो जाती है फिर वीडियो। पैरेलल, ठीक है। तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, समझ में आ गया। V हमने कैसे कर लिया, V हमने बाहर करा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया V अपॉन R। V से V कैंसिल हुआ, तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब क्या है कि इफ n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन total resistance of the circuit is the reciprocal of the number of resistors connected in parallel। ठीक, अगर यहाँ पे n भी कनेक्ट होते तो हमारा ये क्या जाता, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn तक चला जाता। यानी कि अगर हमारे n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उन सबका जो रेसिप्रोकल होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल क्यों वर्ड यूज कर रही हूं, क्योंकि देखो 1 अपॉन R1 है ना, सीरीज में ऐसा नहीं था। सीरीज में क्या था, जब हमने सीरीज की बात की थी तो सीरीज में क्या था, सीरीज में ये वाली चीज थी, इसमें 1 अपॉन नहीं था, इसलिए हमने रेसिप्रोकल की कहीं बात की ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए हम हर जगह 1 अपॉन R1 है, इसलिए मैं हर जगह बात कर रही हूं कि सम ऑफ द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल is equals to the reciprocal of the resistance connected in parallel combination। यानी कि total resistance of the circuit connected in parallel is equal to the total is equal to the resistance of the reciprocal of the resistance of resistance connected in parallel। क्लियर हो गया, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में रिपीट किया है बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार मैं आपको बिल्कुल क्लियर फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट connected in parallel is equal to the reciprocal of the reciprocal of the resistors having resistance connected in parallel। ठीक है, जितने भी कितने भी कनेक्टेड है, 3 है 3, 4 है 4, 5 है 5, यहां से आपको दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ड्राइव हो गए हैं, यानी कि सीरीज का भी हो गया है और किसका भी हो गया, पैरेलल का भी हो गया। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। ओ हमारे आगे तो हमारे पेजेस फिनिश हो गए, कोई बात नहीं, हम दूसरे पेजेस ओपन कर लेते हैं। तो यहां से आप देखिए कि हमारा जो सीरीज है, अगर आर सीरीज की बात करें तो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर हम आर पैरेलल की बात करें, है ना, आर पैरेलल, तो ये हो गया, क्या हो गया, कौन लिख के बताएगा, आर हमारा जो पैरेलल है वो हो गया है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट तो नहीं है? ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डेरिवेशन ही नहीं आते हैं इस टॉपिक से, आपके इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए आता है, कंसेप्ट्स आते हैं, इससे सब कुछ आता है। कंसेप्ट भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशन भी आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज भी आते हैं। सब कुछ इन टॉपिक से आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी की जान है, आपको ये मान लेना है। देखो अब इन्होंने एक आप क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम वो देख लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 12.8, 12.7 तक हमने कर लिया, ये है 12.8। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, इन्होंने एक 12.10 में सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ये है, मैं पहले बना देती हूँ, ये दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। पहले हम पूरा ही बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। ये हो गया, ये की लग गई, ये सीरीज में इन्होंने एमीटर लगाया, ये यहाँ से करंट है, और इन्होंने एक पैरेलल में डिवाइस लगा रखी है इस डायग्राम में। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो 213 पेज खोल के देख ले, वहां पे ये बना हुआ है। ये इन्होंने वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पे लिखा है R1, यहाँ लिखा है R2 और यहाँ लिखा है R3। ठीक, ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये M है, ये Q है और ये T है। 3 पॉइंट्स ये दे रखे हैं, और ये दे रखा है L है, और यहाँ पे P है, और ये दे रखा है S है। ये X हमारा कॉम्बिनेशन है, ये Y है। यहाँ से इन्होंने लिख रखा है करंट जा रहा है एम्पियर, I लिखा हुआ है तो हम भी I लिख देते हैं। ठीक, जैसा अभी इन्होंने डायग्राम बनाया, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ अभी वैसा ही उसी को ध्यान से देख के हमें समझना है। हम सर्किट में अपना दिमाग लगा भी नहीं सकते हैं। ये इन्होंने दे रखी है फिगर 12.10। कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब हम इनकी बात सुनते हैं। In the circuit diagram 12.10, suppose the resistors R1, R2 and R3 having value 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm। ये जो दे रखे हैं, R1 इन्होंने बोल दिया 5 ohm है, R2 जो है वो हमारा 10 ohm दे दिया, और R3 दे दिया कितना, 30 ohm। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी यानी कि V दे दिया इन्होंने 12 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे दिया, 12 वोल्ट। ठीक, which have connected, calculate the current through the each resistor। कैलकुलेट क्या करना है आपको, करंट थ्रो ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर से आपको करंट कैलकुलेट करना है सबसे पहले ए पार्ट में। बी पार्ट को अभी हम बाद में देखेंगे। अब ये आप इस सर्किट डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, जल्दी से बताइए। अगर सीरीज में है तो लाइक करिए, और पैरेलल में है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मैं भी ये ट्रिक यूज कर लेती हूँ। तो क्या है, आप देख रहे हैं यहां से कि ये किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि जो करंट हमारा आई, कलर चेंज करना पड़ेगा, जो करंट हमारा आई आया वो जाते ही इस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट में डिवाइड, 3 जगह जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो ये कॉम्बिनेशन है ये किस में है, ये आपका पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वोल्टेज क्या रहेगी, सब में सेम रहेगी, और क्या डिवाइड हो जाएगा, करंट। इसमें जाएगा I1, इसमें I2 और इसमें I3। अब हमें हर रेसिस्टर पे ये कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर है। अब हमने कैलकुलेट करना है V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, I1 R1। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो V1 हमें, I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1, I2 is equals to V2 upon R2 and I3 is equals to V3 upon R3। तीनों ही फिगर्स का, तीनों ही रेसिस्टर्स का करंट हमें निकालना है। तो V1 हमारा कितना है, 12, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो तीनों पे वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो वोल्टेज 12 वोल्ट है वही इस पे रहेगी। तो R1 कितना है, 5 ओम, 5 ओम दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 एम्पियर। तो I1 कितना हो गया है, 2.4 एम्पियर। सॉरी, I2 फिर से V2 12 है, R2 दिया हुआ है 10, तो I2 कितना आ गया है, I2 आ गया है 1.2 एम्पियर। I2 कितना है, 1.2 एम्पियर। फिर I3
I3 यहाँ पे V3 फिर से 12 है क्योंकि V तो सेम है, और R3 कितना है 30 है। तो I3 कितना आ गया है, अगर आप I3 की बात करें तो आया है 0.4 एम्पियर। I3 कितना आ गया है 0.4 एम्पियर। ठीक, ये हो गया। इसको 30 को दोबारा लिख देती हूँ, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। 2 से कट करिए, 3 से कट करिए, हो जाएगा। आ गया है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, हमने हर एक रेसिस्टर में करंट कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट भी इन्होंने हाँ दिया हुआ है, जो बच्चे एनसीईआरटी खोले हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि सेकंड पार्ट भी इन्होंने दिया हुआ है ना। बी बी पार्ट इन्होंने क्या दिया है, सेकंड पार्ट टोटल करंट इन द सर्किट, ये इन्होंने दिया है टोटल करंट इन द सर्किट निकालना है आपको, सिंस इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आई है करंट, इन तीनों का क्या होगा, सम होगा। आई टोटल करंट है सर्किट में, वो क्या होगा, इन तीनों रेसिस्टर्स में जाने वाले करंट का सम होगा। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, I1 है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, कहाँ कैलकुलेट किया है, अरे ये देखो ये किया हुआ है ना कैलकुलेट। ठीक, अब हम इन सबको ऐड करेंगे, तो आपका जो ऐड होगा, ऐड होके आपके पास आ जाएगा क्या, टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर। I इज इक्वल टू 4 एम्पियर आपका टोटल करंट आ गया सर्किट पे। हाँ अभी जाइए मत, एक और इसका थर्ड पार्ट है, सी कैलकुलेट द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। जो टोटल सर्किट का रेसिस्ट, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, सब चीजें कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। अब आपसे पूछा गया, इन्होंने क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है तीनों का, है ना, ये R1 R2 R3 तीनों को अलग अलग दे रखा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस निकाल लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये होगा। अब यहां से आप वैल्यूज पुट करेंगे। R1 कितना दे रखा है, वापस जाके देखिए, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। तो क्या करेंगे आप, सीधे मत रख देना ऐसे कि 5 प्लस 10 प्लस 30, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कभी आप जल्दबाजी में ऐसे कर देंगे, सीरीज का है ये, पैरेलल का नहीं है। आपको क्या रखना है, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ऐसे करके रखना है, तब आपका इसमें आएगा। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लीजिए, 30 आया, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 31 जा 30, 6 3 9/10/30, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/RP। अब यहाँ पे आया है 1/RP इज इक्वल टू 1/3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही RP लिख देते हैं कि जैसी ये जो टोटल रेसिस्टेंस है वो 1/3 आ गया, ये गलत है। आप देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल है, यहाँ भी रेसिप्रोकल है, तो इनका उल्टा होगा, तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल होगा 3 ओम, ना कि 1/3 ओम। क्लियर हो गया कि रेसिस्टेंस क्या होगा, 3 ओम होगा, 1/3 ओम नहीं होगा। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम नंबर 12.9 है, ये आप होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में करेंगे आप एग्जाम्पल 12.9। जिसको समझ में नहीं आएगा वो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और जिनको समझ में आ जाएगा वो लिख के बताएंगे कि मैम हमसे हो गया या हमें समझ में आ गया। बिल्कुल सेम है, जैसा अभी तक आपने किए हैं उसी के जैसा ही है। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है, चीजों को हीट भी तो करता है। तो हीटिंग इफेक्ट हमें देखना है कि कैसे ये हीट करता है। अगर हमने कोई भी, आप इसको समझने के लिए मान लीजिए कि कोई एक रेसिस्टर है ना, इसका रेसिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस में, वो मान लीजिए V है। क्या है, V है। तो आप एज्यूम करिए कि किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, इसमें हमें पता है ना Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना, कि एक टाइम ड्यूरेशन में जो चार्ज फ्लो होता है वो इसमें करंट होता है। अगर I की बात करें तो Q/T है, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उस क्लास में देख लें। जहां इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ तो इसमें जो करंट है वो क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो किसी भी टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमारा
करंट है। ये हो गया। अब अगर हम इसमें बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो इस चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है, ये भी हमने पढ़ लिया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग अ चार्ज क्यू। किसी भी चार्ज क्यू को मूव करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, दैट इज द वर्क डन। वर्क डन है। अब ये जो वर्क डन है, ये हमारा किसके इक्वल भी हो जाता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर हम बात करें जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम, वो हमारी होती है पावर। क्या होती है? पावर। और इस पावर से ही हमें पता चलेगा कि कितना हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आप देखें कि पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम है। और वर्क हमारा क्या है? वी क्यू। वी क्यू है जो ऑलरेडी हमने बता दिया है, क्यू वी या वी क्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। तो आपका यहां से फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू क्यू वाई टी। क्यू वाई टी क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो वी आई पावर इज इक्वल्स टू वी आई। वी आई जो हो गया है वो क्या हो गया है? इसका पावर हो गया है। अब हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट टोटली किस पे डिपेंड करेगा? पावर पे। पावर पे आप देखो हीटिंग इफेक्ट होता है वोल्टेज पोटेंशियल पर जो भी एक टाइम में करंट के साथ जो पोटेंशियल लगती है वो होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट। अब ये आया कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ कि जो एनर्जी सप्लाई होती है किसी भी सर्किट में बाय द सोर्स इन टाइम टी, वो हमारी होती है। देखो अगर हम बात कर लें यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की, बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन में बताते हैं। द एनर्जी, ये कहां से आया है ये समझाएंगे। एनर्जी सप्लाइड, द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट, किसी भी सर्किट में जो एनर्जी सप्लाई की जाती है टू द सर्किट बाय द सोर्स, सोर्स के द्वारा, बाय द सोर्स इन टाइम टी। कितने टाइम में? टी में। तो वो क्या होती है? वो होती है पी और टी। जो एनर्जी है उसे हम एच से डिफाइन कर रहे हैं। और एच क्या आ गया? एंड हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग एनर्जी है, हीटिंग इफेक्ट है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो एनर्जी कितनी हो गई? एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज पावर इनटू टाइम। जितनी उसको पावर चाहिए, जितनी उसकी पावर है और जितना टाइम पीरियड के लिए सप्लाई की जा रही है। आप मान लीजिए ये कोई रेसिस्टर है, इसकी पावर पी है, तो जितने टाइम के लिए इसमें ये पावर में जो जितने टाइम के लिए एनर्जी फ्लो हो रही है वो इन दोनों का क्या होगा? एनर्जी इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगी। अब P क्या है? वी आई है, हमने अभी देखा है। तो ये हो गया H इज इक्वल टू वी आई टी। क्या हो गया? H इक्वल्स टू वी आई टी। हीटिंग इफेक्ट या फिर हीटिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो हमारा हीटिंग एनर्जी आ गया वी आई टी। अब अगर हम यहां से बात करें, चूंकि ओम्स लॉ से क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो आप यहाँ पे I रखिए, I बाय आर आई टी। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला हमारा हीट का ये भी होता है, हीटिंग एनर्जी का, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर? इसके बाद एक फॉर्मूला और ड्राइव होता है। अगर H इज इक्वल टू, आप V को ऐसी रहने दें और I की जगह यहाँ पे रख दें I इज इक्वल टू V बाय आर। तो यहाँ पे आपने रख दिया V बाय आर और ये हो गया T। तो क्या हो गया? V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये सारे फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं, इसलिए आप समझ लीजिए। हीटिंग एनर्जी इज द एनर्जी सप्लाइड टू अ सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T। और उससे हमने ये H इज इक्वल टू पी टी। P हमें पता है पावर क्या है? पावर हमारी वी आई है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि पावर हमारी वी आई है। यहां से हमने पावर को यहां पे पुट किया तो ये हमारा बन गया वी आई टी। अब हमने क्या किया? ओम्स लॉ को यूज करके इसको आई स्क्वायर आर टी में और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी में कन्वर्ट कर लिया। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी डाउट होगा। अगर कोई डाउट है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, आप हमारे किसी भी चैनल पे कहीं पे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक। अगर हम बात करें कि ये जो हमने पावर निकाली थी, पावर की जो यूनिट होती है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ पावर है, देखो यहां से आप देखें इसकी वोल्ट है, इसकी एम्पियर है। तो वोल्ट एम्पियर क्या बन गया? ये बन गया वॉट। यूनिट ऑफ पावर क्या हो गई है? वॉट हो गई है। ठीक। अगर कहीं कहीं किलोवाट में भी दी जाती है तो आप उसे 10 की पावर 3 वॉट से चेंज कर सकते हैं। अगर मेगावाट में है तो 10 की पावर 6, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 है। आपको इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। क्लियर हो गया है? ठीक है।
अगर हम देखें, इसकी मैं बाद में बात करूँ कमर्शियल यूनिट की, उसके बाद अगर आप देखें कि एच एच जो है, ठीक है, आपकी एच की क्या यूनिट होती है, एच की यूनिट भी तो आपको देखनी पड़ेगी। तो एच की यूनिट आप देखिए यहाँ से, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से बना लीजिए, ये आपकी क्या है, एनर्जी है, तो इसकी यूनिट कितनी होगी, जूल होगी। जूल होगी, क्या होगी, जूल। क्लियर। अब देखो, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें पूछा गया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। व्हाट इज, सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो अभी मैंने आपको हीटिंग का समझाया है ना, हीट एनर्जी का, ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जो अभी हमने समझा है वही जूल्स लॉ है। H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T. तो H is equals to हो गया I square R T। ये हमारा वही चीज है जो अभी हमने समझी है, वही जूल्स लॉ। कैसे आया, मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इसमें डाउट होगा। यूनिट भी इसकी एनर्जी की जूल हो चुकी है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी मैं बता देती हूँ, कमर्शियल यूनिट, व्हाट इज द कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट, जो कमर्शियल हमारे घर में जब यूनिट आती है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी कमर्शियल यूनिट क्या होगी, तो उसकी कमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आवर। क्या होती है, किलो वॉट आवर। तो 1 किलो वॉट आवर कितना होता है, 1000 वॉट आवर। ठीक है, 1000 वॉट आवर, तो ये हो गया 1000, आप इसको चेंज कर लीजिए 3600, इस वॉट अगर हम सेकंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकंड, या फिर इसको बोल देंगे जूल। कैसे, 1 आवर, 1 आवर है ना, इसको आप सेकंड में चेंज कर लीजिए, 60 इंटू 60, तो कितना आ गया, 3600 सेकंड आ गया। तो ऐसे आ गया है, बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ तो आप 10th के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है सबको ही आता होगा। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 अगर आ जाता है 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल एनर्जी होती है। यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको मैं और लिख देती हूँ, या तो वॉट सेकंड होगा या फिर जूल होगा, और जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। ओके, अब इस टॉपिक, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो हमने आपका कवर नहीं किया है। आप चाहें तो देख लें वहां से एनसीईआरटी से, और अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो पूछ सकता है। एक इसमें बोला गया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपसे बताए हैं। तो इसके एप्लीकेशंस तो आपकी जो जितनी भी लाइफ अपने आप यूज कर रही हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सब कुछ ही आपके इसके एप्लीकेशन हैं। जैसे कि फ्यूज है, फ्यूज यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो भी हमारा जूल्स हीटिंग का एप्लीकेशन है। वो आपके फ्यूल किस लिए काम होता है, जो फ्यूज यूज होता है वो आपके जो एप्लियंसेस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है एक्सेस हीट से, है ना, प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हीट बढ़ गई तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है फ्यूज, जिससे कि कहते हैं ना एमसीबी गिर गई, और एमसीबी गिर जाती है और आपका जो कनेक्शन है उसमें करंट का फ्लो रुक जाता है और चीजें फ्यूज होने से बच जाती हैं। तो ये सारे आपके क्या है, एप्लीकेशन है। आप घर में इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं या फिर ओवन यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं, ये सब है ना, इलेक्ट्रिक केटल है, ओवन है, इंडक्शन है, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, टोस्टर, हाँ टोस्टर है, सब एप्लीकेशन है किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। यानी कि ये जो आप यूज सब कर रहे हैं बस पता आप चला है, और इसी को ही हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। चाहे जूल्स हीटिंग इफेक्ट के नाम से आए, चाहे इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से आए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर भी हमने बता दिया है, पावर की यूनिट भी आपको समझा दी है, P इज इक्वल टू VI होता है। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ से एक चीज और मैं बता देती हूँ, इसके 2-3 फॉर्मूले और हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। चलो ये भी हम कवर कर ही लेते हैं जब हमने सब किया है। इलेक्ट्रिक पावर ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है,
क्या है, P इज इक्वल्स टू वी आई, ये वोल्टेज एंड करंट है। अगर हम ओम्स लॉ का यूज करें तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ आप आई आर पुट करिए और यहाँ पे I, तो P इज इक्वल्स टू हो गया आई स्क्वायर आर। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगर अब हम एक और की बात करें, अगेन P इज इक्वल्स टू वी आई है। अब आप I की जगह रखिए V बाय आर, तो V बाय आर, तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ये भी हमारा पावर की है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही यूनिट पावर की है। कोई भी इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही जो फॉर्मूलाज हैं किसके हैं, तीनों, एक ये और एक ये। और आप सोच रहे होंगे कि मैम इतने सारे फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो अभी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 वॉट को भी कर दो, तो जो 1 वॉट होता है ना, देखो क्या है, P इज इक्वल्स टू वी आई है, इसकी यूनिट है वॉट। अगर ये 1 वॉट है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर क्या होता है, वॉट होता है। ये जो पावर की यूनिट अगर आपसे करी जाए तो पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट। और कैसे होगी, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई, वी की वोल्ट, उसकी एम्पियर, और ये बनता है वॉट। ठीक, कोई कंफ्यूजन, वॉट को लो पूरा भी लिख दिया और सिंबल भी लिख दिया। चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल की तरफ लेके जाते हैं। 12.12, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि आपको V दे रखा है 220 वोल्ट, इससे एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है और जो वो करंट ड्रॉ कर रहा है वो कर रहा है 0.50 एम्पियर। करंट आपका 0.50 है। अब आपसे पूछा है पावर, कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब, बल्ब की पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या है, वी आई है। P इज इक्वल टू वी आई है, अभी हमने देखा है पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। तो अब यहां से आपके पास देखो 220 दिया हुआ है इंटू 0.50 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 110, 110 हो गया आपका। और ये कितना है, वॉट, 110 वॉट, क्योंकि अभी हमने देखा जूल वोल्टेज इंटू एम्पियर क्या बन रहा था, वॉट बन रहा था। क्लियर है, तो ये कैलकुलेट, देखा आपने, एक फॉर्मूले की हेल्प से ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग जो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो सब आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट, तो ये भी आप इजीली बता सकते हैं कि कितना, कौन डिटरमाइन करता है जो एनर्जी एक करंट डिलीवर कर रहा है। आप इसको खुद से बताएंगे होमवर्क में। एक इलेक्ट्रिक मोटर, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ, ये मैं आपको चलो बता देती हूँ। ये क्या कह रहा है, कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम किसी भी सोर्स से जिसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट की लाइन है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, आपको पावर डिटरमाइन करनी है। तो P इज इक्वल टू वी आई हो गया, यानी कि 220 इंटू 5, आप मल्टीप्लाई कर लें, 1100 वॉट, इतनी आपकी पावर आ गई। अब ये क्या कह रहा है, एक चीज और इसने ऐड कर दी, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। अब एनर्जी यानी कि जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितने में, टाइम दे दिया है इन्होंने 2 आवर में, कितने में, 2 आवर में। तो पहले तो हमें आवर को किस में चेंज करना है, सेकंड में करना है। तो 2 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया सेकंड में। अब इन्होंने बोला एनर्जी, एनर्जी का देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं। एक एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। अब आप देखिए आपके पास सारी चीजें हैं, आई है, हाँ आई भी है, तो हम यही यूज कर लेते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है, 5 इंटू 5, और आर कितना है, आर नहीं है, तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तभी तो, यही तो बात है कि आपको क्यों फॉर्मूले सिखाए गए, हमारे पास V और R है, तो हम ये वाला लगा देंगे, वी स्क्वायर बाय आर अपॉन टी। इसको हटाओ, हम लगाएंगे, हाँ आप डायरेक्टली ड्राइव भी कर सकते हैं, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। वी कितना दिया हुआ है, 220, ये हो गया, अरे भैया रुक जा, 220 इंटू 220 अपॉन में आर, आर हमें कितना दिया हुआ है, अरे अरे आर ही तो नहीं है, तो हम आर की जगह हम ये फॉर्मूला फिर से नहीं लगा सकते, हमें वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें आर नहीं है। तो आप देखिए क्या कोई फॉर्मूला है जिसमें आर नहीं है, ये है,
ये देखिए H इज इक्वल टू वी आई टी। तो इसे भी हटाइए। अब हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, हटा दीजिए, आर तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए हमने दो तीन फॉर्मूले ड्राइव करें। H इज इक्वल टू वी आई टी। वी है 220, आई है हमारा 5 और टी हमें दिया हुआ था आवर में। तो हमने क्या किया, 2 इंटू 60 कर लिया। 2 इंटू 60 अब जो भी आ रहा है आप इसे कैलकुलेट करके जूल में मुझे बता देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी का। इसकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप उसे देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 13 आपके लिए लेके आएंगे। इस क्लास में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली पूछ लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।